वक्फ एक्ट, इस पर मुझे बात करनी है सर। एक वकील ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी होता है, और इस अमेंडमेंट को हम ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज कर चुके। इंटरिम रिलीफ का आर्गुमेंट खत्म हो चुका है और ऑर्डर के लिए कोर्ट ने उसको क्लोज कर रखा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वन ऑफ द पिटिशनर्स। तो जो बातें कोर्ट में हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि हमने वो बाहर पब्लिक में करनी चाहिए, क्योंकि अभी ऑर्डर आया नहीं है। तो फिर हम जमा क्यों? जब ये बिल आया तो सबसे पहला प्रोग्राम नागपुर में डॉक्टर ओएस हसन साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, असरा फाउंडेशन, और उनके साथियों ने लिया। तो वक्फ बिल किस तरह का गलत है, इसमें काफी सारे लोग, मस्जिद के जिम्मेदारान तब हाजिर थे। तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ वो हमने आपको। दूसरा प्रोग्राम, उसमें मेन स्पीकर जनाब रऊफ शेख साहब थे। तीसरे प्रोग्राम के वक्त कामठी में हम दोनों साथ। तो सच मायने में इस कानून का अपोज होना चाहिए, इस पर चर्चा करने का, ये कानून कैसा गलत है, इस पे आम लोगों में चर्चा करने का स्टेज वो था। मुझे लगता है तारिक साहब, हमने उस वक्त बस मिस कर। हमने इस इशू को लेके उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर शहर में, हर कस्बे में एक बात करनी चाहिए थी, हमने नहीं। लेकिन आज कोर्ट में है, इसलिए उस मसले पर मैं बहुत ज्यादा नहीं। रायपुरे साहब ने कहा, फरमाया, या रऊफ शेख साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 26 का वायलेशन है। हाँ, तो बात हम करेंगे पहले बोधी विहार, क्योंकि दोनों पैरेलल है। रायपुरे साहब ने बताया कि दोनों किस तरह से पैरेलल जा। जब महाराष्ट्र में जेपीसी आई तो मैं विदर्भ के और 6 वकीलों के साथ उनके सामने हम हाजिर हुए, और ओथ पे वहां पे कसम खा के स्टेटमेंट करना पड़ता है। तकरीबन 40 मिनट मेरी जबानी चली उनके साथ। तो हमने उनको 8 लॉज बताए इंडिया में जो इफेक्ट में है, जिसमें बद्रीनाथ टेम्पल एक्ट, कर्नाटका का हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, मद्रास का हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, नॉर्थ के और भी कानून हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुओं के जो मंदिर है, हिंदुओं की जो ट्रस्ट, उनको जो मैनेज करने के लिए बोर्ड होगा, उनको मैनेज करने के लिए जो भी एजेंसी होगी, उसके सारे मेंबरान ये हिंदू होंगे, और अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी उसमें नॉमिनेट होंगे तो वो हिंदू ही होंगे। अगर आज का हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो कहता है कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 4 लोगों को आज काम से निकाल दिया। उन पर इल्जाम ये था कि वो मंदिर में नहीं थे, उस ट्रस्ट के किसी दूसरे ऑफिस में, हॉस्पिटल में काम पर थे। उन पे इल्जाम ये था कि वो दूसरे मजहब को मानने। ये मुल्क जो एक संविधान से चलता है, रायपुरे साहब ने आर्टिकल 14 की बात की। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के आगे सब बराबर। तो हमने जेपीसी के सामने यही सवाल रखा कि हम और क्या कह रहे हैं। हम सिर्फ कानून के आगे बराबरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के इस मुल्क में हम करे तो मर्जी वाला कानून खत्म हो चुका है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर
और संविधान सभा के लोगों ने दिया हुआ संविधान ही लागू होगा। तो अगर वो कानून यहां चल सकते हैं तो उसी हिसाब से हमारा भी कानून चलना चाहिए। आप वक्फ बोर्ड में कानून से 2 नॉन मुस्लिम कैसे ला सकते? कंपल्सरी आप ये कैसे हटा सकते हैं? जैसे दूसरे कानूनों में कि अगर वो हिंदू नहीं होगा तो उसको हटा दिया जाएगा, वैसे इस कानून में भी आप लाइए कि अगर वो मुसलमान नहीं होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। आपने कुछ नहीं लाया। तो अब ये सारे आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज फॉर ऑर्डर कर। तो जो सवाल मैंने अपने आप से किया था कि हम क्यों जमा है, मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको इसलिए जमा किया है कि आगे हमने क्या करना चाहिए। कानून आ चुका है, सरकार ने कोर्ट में एक वादा किया है कि जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा उसमें के जो कंटेंशियस 3 इश्यूज थे उसको अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए वो रुका हुआ है। लेकिन रूल्स भी नोटिफाई हो चुके हैं। तो जो लोग वक्फ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, जो ओहदेदार है मसाजिद के, अलग अलग वक्फ के, दरगाहों के, खानकाहों के, कब्रिस्तान का मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन लोगों को उन रूल्स को फेस करने के लिए तैयार होना होगा। और मुझे लगता है कि हमने उनको उसके लिए अवेयर करना चाहिए। जो कानून आया है क्या होगा ये हम नहीं जानते, हमने सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार है। तो वो रूल्स हमसे चाहते क्या? वो रूल्स हमसे ये चाहते हैं कि हम अपनी जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स ठीक ठाक करके अपलोड कर दें, ताकि वो एक बार का रिकॉर्ड पक्का हो जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। 10 साल में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का स्टैंडिंग काउंसिल हुआ करता था। हमने बहुत सारे सीओ उस दौरान देखे, रऊफ शेख साहब भी सीओ थे उस वक्त। तो वो एक्सपीरियंस के साथ जब मैं उस कानून को पढ़ रहा था तो ये भी एक सवाल था जहन में कि वक्त हम पर क्यों आया कि इस तरह के कानून हम पर नाफिज हो। तो सर उस वक्त वक्फ बोर्ड के एक सीईओ को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया महाराष्ट्र में। तो उन सीईओ साहब के घर से 2 कैश काउंटिंग मशीन्स मिली थी। जिन लोगों ने चेंज रिपोर्ट्स फाइल किए हैं, जिन लोगों ने स्कीम्स फाइल किए हैं, वो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। 2 कैश काउंटिंग मशीन एक सरकारी अफसर के घर पे क्या कर रही थी? उसकी तनख्वाह तो बैंक में जमा, वो कौन सी कैश काउंट कर रहा था? तो 2 बोरे कैश भी थी। ये आई कहां से? तो ऐसी बहुत सारी वजूहात है जिन पर हमने चर्चा करनी चाहिए। हमने ये सवालात भी अपने आप से पूछना और हालात को दुरुस्त कैसे करेंगे ये भी सोचना। जब सीएए का कानून आया, उसका जब आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में शामिल हो ऐसी दावत देने के लिए मुझे किसी मुसलमान के पास जाना नहीं पड़ा। दिल्ली में शाहीन बाग, नागपुर तक के शाहीन बाग, हर जगह। लेकिन जब वक्फ का कानून का अमेंडमेंट आया तो सबको बुलाना पड़ा कि आइए समझिए क्या है। तो जब आम लोगों से मैंने बात किया कि ऐसा वक्त क्यों आया, तो आम मुसलमान की इसमें राय थी कि वक्फ नाम की कोई प्रॉपर्टीज या वक्फ की कोई चीज है ये तो हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो जो प्रॉपर्टीज छोड़ के गए थे उसके बेनिफिट्स आम मुसलमान तक के पहुंचे ही नहीं। हमको ये भी पूछना पड़ेगा
कि वो क्या वजूहात है, वो कौन लोग हैं जो ये हम तक के पहुंचने नहीं दे। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र स्टेट का वक्फ बोर्ड ये पूरे मुल्क में सबसे अमीर वक्फ बोर्ड, इसके पास में 36,701 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है, जिनमें से 2,01,105 एकड़ जमीन। फिर भी हमको ज़कात सेंटर चलाने पड़ रहे, फिर भी हर चौथा भिखारी है मुसलमान। अब इन सवालों के जवाब हम किससे चाहें? देखिए, अल्लाह का अजाब तब तक के रहता है जब तक कि वो सिखाना दे कि वो क्यों आया। तो ये जो इस तरह के कानून आ रहे हैं, ये शायद हमारी वजह से। जब केसेस आती थी तो मुझे बस एक जुस्तजू रहती थी कि भाई क्या है ये। तो सबसे पहले मैं देखता था कि जो मुतवल्लिज है उनकी उम्रें क्या है। तो कोई 80 साल के, कोई 85 साल के। भाई मैच्योरिटी जो आती है वो 40 साल की उम्र में आती है, ऐसा कुरान शरीफ का। और वर्क करने की जो कैपेसिटी है, एक फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, ज्यादा से ज्यादा 70 बहुत हो गया, 75। लेकिन ये क्या बात है कि आप 80 के हैं, 85 के पकड़ के बैठे हैं और मेरे बाद मेरी औलाद ही होनी चाहिए, उसके बाद उसकी औलाद ही होनी चाहिए। ये वक्त में क्या चल रहा है? क्या हम सूफियान हैं कि हमारे बाद में माविया आएंगे और माविया के बाद में यजीदी आएगा? तो ये सवालात मुझे लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो सारे वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर है उनके सामने रखना चाहिए, ये सॉल्यूशन रखना चाहिए कि भाई 70 हो गया, बस है, अब रिटायर हो। मैंने उनके सामने रखा था, जेपीसी के सामने, कि अगर आपको दुरुस्ती करनी है तो ये दुरुस्ती कीजिए कि मुतवल्ली की और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की आप एज ऑफ रिटायरमेंट तय, लेट फ्रेश ब्लड कम। फिर दूसरा, हमारे पास आज बहुत बड़ा मसला एक है। देखिए, दो ऐसी कम्युनिटीज आज यहाँ जमा है। मैंने मुबारकबाद देना चाहूंगा माने साहब, उनकी टीम और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कि इन दोनों कम्युनिटीज को जोड़ा है। तो मेरी नजर में इन दोनों कम्युनिटी में पैरेलल क्या है? ये दोनों कम्युनिटीज अपने नेताओं से परेशान। उसकी वजह है कि नेता क्या कर रहा वो आम आदमी को नहीं मालूम, आम आदमी के मसले उसके नेता को नहीं। बोध गया बुद्ध विहार का मसला, रास्ते पर रोज लड़ाई होती, संविधान चौक पे रोज लोग हैं, हम विजिट्स दे रहे, पर नेताओं को नहीं। सेम पोजीशन है। मैंने बहुत सी बार वक्त के इशू पर बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में स्टेज शेयर किए। फिर आखिर में ये लगा कि इनको बैठा के, रो भाई से बात भी किया था मैंने, कि इनको बिठा के इन्हीं को सेंसिटाइज किया जाए, पहले इनको ही समझाया जाए कि जरूरत क्या। खैर, वक्त की तकाजा है, वक्त का हमको बुजुर्गों को सुनना है। लेकिन वक्त का जो मेन काम है शायद हम वो कर नहीं पा रहे, तो ये एक इशारा है। आज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप मोमिनपुरा जाइए या किसी भी मुसलमानों के मोहल्ले में जाइए, घर छोटे होते जा रहे हैं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे कहां पढ़ेंगे? बच्चियां कहां पढ़ेंगी? आज नेशनल डेटा कहता है कि हमारी बच्चियां, आज ही सुबह मुस्लिम फ्रेंड सोसाइटी के अहदेदारान आए थे मेरे पास, उन्होंने मेरिटोरियस लिस्ट लाए थे, तकरीबन 120 स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। तो उन्होंने बताया कि 75% लड़कियां होती हैं हमारी में।
मैं मुसलमान। हर साल 30 साल से वो लोग सत्कार ले रहे हैं उन मेरिटोरियस बच्चों, लेकिन हायर एजुकेशन में सिर्फ 2% पहुंचती है। क्यों? अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये जो इतनी लैंड है, हम उन मस्जिदों को जो हमारे पास है, जो हम दिन में से 5 वक्त इस्तेमाल करते हैं, उनको कम्युनिटी सेंटर्स या रीडिंग रूम्स में कन्वर्ट करने में फेल हो गए। ईदगाहें हम साल में सिर्फ 2 ही मरतबा इस्तेमाल करते हैं। उन जगहों का बाकी 363 दिन हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आज हमको इस जगह जमा होना पड़ा, डॉक्टर अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में, क्योंकि पूरे शहर में मुसलमानों का अहबाब नगर के अलावा कहीं भी कोई इतना बड़ा हॉल नहीं है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है। एक जामा मस्जिद ही मुझे नागपुर में नजर आई, जो जामा मस्जिद अपने सामने की जगह पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चलाती है, हेल्थ के लिए चलाती है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जामा मस्जिद के ओहदेदारान है शायद। तो जब तक के वक्फ की प्रॉपर्टीज का फायदा आम मुसलमान को नहीं होगा, तब तक के आम मुसलमान उस वक्फ से नहीं जुड़ेगा। और जब तक कि इसके लिए हम कोई फार्मूला पैदा नहीं करेंगे, तब तक कि कोई भी कानून आए, आम मुसलमान को यह लगेगा कि ये उन लोगों के लिए आया है जो उस पर अपनी कुंडली जमा के बैठे हैं। वो कभी कनेक्ट नहीं हो। तो अब ये आप हमारे बुजुर्ग हैं, कम्युनिटी को आप लोग लीड करते हैं, तो आप लोगों को तय करना होगा कि क्या। दूसरा एस्पेक्ट जाते जाते बताता चलूं कि जब हम इस बिल का अपोज कर रहे थे, तो नागपुर में हमने राइट विंग वालों को मैसेज भेजा, क्योंकि नागपुर तो हेडक्वार्टर है आरएसएस का, कि चलिए आपको लगता है कि ये बिल अच्छा है तो हो जाए डिबेट। हाँ काशिफ साहब, आप गवाह हैं, काशिफ साहब गवाह है। तो फिर भोले पेट्रोल पंप के पड़ोस के हॉल में डिबेट के लिए उनके तरफ से भी आए, अल्लाह का शुक्र है मैं इस तरफ से था। वो डिबेट हुआ और उसके बाद उन्होंने माना कि हाँ ऐसा लगता है कि इसमें गलत है। तो जब तक के हम कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहते हैं अपने लिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म के फायदे भी चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को सेकुलर बना के उस तरफ के लोगों से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं? अगर हमारे पास इतनी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, तो अपने लोगों को छोड़िए, दूसरों को उसका क्या फायदा हो रहा है, उनको भी तो एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, हमको इससे फायदा हो रहा है, इस पे किसी दूसरे का कब्जा नहीं होना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी पे एक लाइब्रेरी खड़ी है, जहां पढ़ के मैं बड़ा बना, मैं ऑफिसर बना, तो ये इसने ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमारे खिलाफ काम कर रही है, इसका एक ही हल है। वो हल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक संवैधानिक मूल्य कहते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, उसके साथ हमको चलना सीखना होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंसाफ मांग रहे हैं, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाफ दूसरों के लिए भी देना होगा। मैं आखिरी रिक्वेस्ट करता चलूंगा कि आज अगर किसी को बुलाना पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए 75 साल के बाद, तो ये मोहम्मद सादुल्ला साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ मेंबर थे, एडवोकेट एसके काजी यवतमाल वाले, जिनकी वजह से आर्टिकल 21 जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में आया, नजीरुद्दीन अहमद साहब, जिन्होंने हर कॉमा और फुल स्टॉप की मिस्टेक निकाली पूरे ड्राफ्ट में, मौलाना हसरत मोहानी, जो वाहिद शख्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने आर्टिकल 370 पे ऑब्जेक्शन रेज किया, वो वाहिद शख्स थे।
तो उनके जो एहसानात रहे, जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, अगर वो हमको 75 साल बाद समझने के लिए किसी को बुलाना पड़ रहा, तो इन तमाम के लिए ये एक इंसल्ट है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने अपने इदारों में एक दर्स संविधान भी शुरू करना चाहिए, नहीं ज्यादा। तो थर्ड पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है, फोर्थ पार्ट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील करता है, और 4A वाला पार्ट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज बताता है, कम से कम ये 3 चैप्टर्स अपनी आने वाली जनरेशन को पढ़ाइए। और अगर हम वक्फ को आम आदमी, सोसाइटी के लास्ट आदमी तक के वक्फ के फायदे पहुंचा पाए, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये जो अजाब आया हुआ है वक्त, ये भी अल्लाह दूर कर देगा। वरना जो जमीन आपने इस्तेमाल नहीं की, वो आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि मिट्टी से बने और मिट्टी में हम फिर से मिल जाएंगे। आपने मुझे यहाँ मदद किया, बोलने का मौका दिया, आप सब तमाम का, ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से शुक्रिया। और आपने भी सुन लिया, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, जय भारत।